मेरी शादी को अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी। बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर आदमी थे। मेरी सास के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। मेरी सास का छोटा बेटा मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे, इसीलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना बन पड़ता था उतना मैं करती थी। मैं उनकी दिन रात सेवा करती थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी क्योंकि मैं चाहती थी वो मुझे एक बार फिर से अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी जिनकी शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। कभी कभी वो अपने मायके के घर आया करती थी, लेकिन वो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती थी। उनके घर में हमारे घर से ज़्यादा ऐशो आराम थे। मेरी नंद जब भी आती तो मैं उनकी ज़्यादा खातिरदारी करती थी। उनके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत खुश होती थी। मेरी सास मुझे शादी के पहले से ही बहुत पसंद करती थी। मैं भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी और कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो यही कहती कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। जिस तरह तुम मेरी सेवा करती हो, एक बेटी ही अपनी माँ की कर सकती है। मुझे किसी भी तरह उनका दिल जीतना था क्योंकि मेरे घर में मेरी सास की ही चलती थी। अगर उन्हें किसी की बात बुरी लग जाती थी तो वो उसका नाम भी नहीं लेती थी। लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी, इसीलिए मुझे विश्वास था कि वो मेरी शादी देवर के साथ कर देगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके आने में सिर्फ 3 महीने ही रह गए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी कि ये घर फिर से मेरा हो जाएगा। मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। मैं इस घर को गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी थी। ससुराल आकर ही ऐशो आराम देखा था, इसीलिए इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये लोग खानदानी अमीर थे और मेरा देवर भी बहुत स्मार्ट था। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो ये सब मेरे हाथ से चला जाता और मैं अकेले रह जाती। इसीलिए मैं जी जान से कोशिश में लगी थी कि मैं इस घर की बहू बन जाऊं। वैसे मैंने भी क्या किस्मत पाई थी कि गरीब होकर भी मेरी शादी एक अमीर घर में हुई। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की थी और मैं 4 महीने में ही विधवा हो गई। मैं अब यही चाहती थी कि मैं फिर से दुल्हन बनकर इस घर में रह जाऊं और ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा। मेरी सास अपने छोटे बेटे की हर बात मानती थी और हर सलाह मशवरा भी उसी से लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे। बचपन की कमजोरी जवानी तक नहीं निकली। वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे और सांवले रंग के थे। तभी तो मुझ जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर घर में हो गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे तो वो मेरी शादी कभी न करते। मेरे पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपनी सास और नंद की सेवा करती रही, लेकिन मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जिस दिन मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मैं यही दिल में सोचने लगी कि मैं दिन रात इनके आगे पीछे नौकरानी बनी फिरती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। शायद वो मेरी शादी करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी सास देवर के लिए लड़की ढूंढ रही हैं, जबकि मैं घर में पड़ी हूँ। मुझे अपनी बहू बनाने की बजाय दूसरी लड़की ढूंढ रही हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक पहुँचे हुए बाबा के पास गए। मेरी सास हर शनिवार को बाबा के पास जाया करती थी। एक दिन जब हम वहाँ पहुँचे तो एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी। वो अंधी थी, इसीलिए शायद मेरी सास को उसके ऊपर दया आ गई और वो उसके साथ जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है क्या, तुम यहाँ कैसे हो। मैं तो मेरी सास को उस अंधी भिखारिन के पास देखकर हैरान थी। आखिर मेरी सास उसे कैसे जानती थी। और मेरी सास उस लड़की से माफ़ी भी मांग रही थी। उससे कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में थी। वो बोली, मुझे आपके साथ हरगिज नहीं जाना। उसने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है
आपकी वजह से ही तो हुआ है। अब मेरी सास रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी और उससे कहने लगी कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगी। मेरी सास उस भिखारी लड़की को अपने साथ लेकर घर आ गई। जब मैंने अपनी सास से पूछा कि आप उस लड़की को घर क्यों ले आई हैं, तो मेरी सास ने सिर्फ मुझे इतना ही बताया कि मैं उस लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से करवाऊंगी। सास की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने इतने सारे सपने देखे थे, वो सब बेकार हो गए। मेरी सास ने इतना कहकर मुझे चुप करा दिया था। वो मुझे इशारा की कि अब कुछ मत पूछना। मुझे हैरत तो इसी बात की थी कि एक अंधी भिखारी लड़की की शादी अपने डॉक्टर बेटे के साथ कैसे करवा सकती हैं। मुझे तो ये पता था कि मेरा देवर इस लड़की को देखते ही ठुकरा देगा, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा लिखा है, तो एक भिखारी लड़की से शादी क्यों करेगा। वो लड़की अब हमारे घर में ही रह रही थी। मेरी सास शादी की तैयारियों में लग गई थी। अब मेरा देवर भी आ गया था। मेरी सास ने उसे भी बता दिया शादी के बारे में। मेरा देवर भी खुशी खुशी मान गया। मेरी सास उस लड़की को एक अलग कमरे में रखी थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी सास उसे कमरे में ही खाना भेज देती थी। मैं हैरत में थी कि पवन, मेरा देवर इस शादी के लिए कैसे मान गया। भला एक अंधी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी सास ने मेरे देवर को ये बताया ही ना हो कि वो लड़की कौन है। मैं अपने देवर को ये बात बताऊंगी कि उसकी शादी उसकी माँ एक अंधी लड़की से तय कर दी है, तब तो वो इस शादी से मना कर देंगे। एक दिन मुझे ये मौका मिला और मैं पवन को भड़काने में कामयाब हो गई। मैंने अपने देवर से कहा कि आपकी माँ आपकी शादी एक अंधी लड़की से करा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरा देवर मुझे देखने लगा और कहने लगा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है। जब शादी का समय आया तो मेरा देवर उस भिखारी लड़की को देखकर बहुत खुश हो गया, जैसे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई हो। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। ये सब जो हो रहा था उसे देख मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। कोई तो बताए आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरा देवर अपनी अंधी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चला गया था। मेरे सारे सपने अब चकनाचूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझे कहा कि अब से मेरी देवरानी और उसके काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहले मैंने अपनी सास की सेवा की, अब वो देवरानी की नौकरानी बनने को बोल रही थी। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं उनसे बोलकर ही रहूंगी। फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। आप मेरे पति की माँ थी, इसीलिए मैंने जी जान से आपकी सेवा की, और अब आप मुझे अंधे की सेवा करने के लिए बोल रही हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मेरी सास मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी सास ने कहा कि आकर मेरे पास बैठो, मैं बताती हूँ ये अंधी लड़की कौन है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊँ। मेरा दिल बस यही कर रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि ये बात तब की है जब पवन अमेरिका नहीं गया था। ये लड़की हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। इस लड़की का नाम कोमल है। पवन कोमल को पसंद करता था और कोमल भी उसे पसंद करती थी। कई बार पवन ने कहा कि मेरा रिश्ता लेकर कोमल के घर जाओ और मेरी शादी करा दो कोमल से। ये लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि मैं पवन का रिश्ता एक अमीर खानदान में करना चाहती थी जो हमारे टक्कर के हों। लेकिन पवन ने मुझे समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता है। मैं कोमल के घर चली गई और उसके माँ बाप को धमकी दी कि वो अपनी बेटी से कहें कि मेरे बेटे से दूर रहें, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने सीधा उनसे कहा कि आप लोगों ने अपनी बेटी को सिखाया है कि मेरे बेटे को फंसा ले, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर हैं, तो एक अमीर घर की बहू बन जाए और तुम लोगों के मजे हो जाएं। लेकिन उसकी माँ रो रो कर कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को। उसकी माँ कहने लगी कि हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ तमाशा करेंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसीलिए कृपया आप यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को उनके बेटे से नहीं मिलने दूंगी, आप निश्चिंत होकर जाओ। जब मैं बात करके उसके घर से निकली तो उसके घर के बाहर बहुत लोग इकट्ठा थे। लोगों को तमाशे के बारे में पता चल गया था। मैं घर आई तो पवन मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैंने उसे खाना खाने को भी कहा, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। पवन की ये बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। ये सब इसी वजह से हो रहा था
क्योंकि उस लड़की ने पवन को फ़ोन करके सब बता दिया था। मेरा बेटा आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन अब वो मुझसे बात तक नहीं करता था। ऐसा लग रहा था उसे पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बीमार सा रहने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की कोमल और उसके परिवार को इस शहर से बाहर निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मेरा बेटा घर से बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा मैं कोमल से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोका और कहा कि मैं तुम्हारी शादी उस गरीब लड़की से हरगिज नहीं कराऊंगी। उस लड़की की नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर पवन घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और अपने कमरे में चला गया और वहाँ पर रखी हर चीज़ को तोड़ने फोड़ने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे तो पवन का संपर्क खत्म हो जाएगा और वो उस लड़की को भूल जाएगा। मैं उस लड़की के घर चली गई और उसके माँ बाप से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। तभी कमरे से कोमल बाहर आ गई और कहने लगी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं आपके बेटे से नहीं मिलूंगी। आज भी वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया था। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम आज रात ही ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। अब आप अपने बेटे को समझाओ कि वो मेरा पीछा न करे। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे अकड़ कर कहा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब मैं घर आई तो पवन की हालत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे लगा बस कुछ ही दिनों की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवन अपनी जिद पर अड़ा रहा और बेहोशी की हालत में भी कोमल का नाम ले रहा था। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि अगर कोमल की शादी पवन से कर देती तो मेरे बेटे की ये हालत न होती। कुछ ही दिनों में मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती हो गया। वो बस एक ही बात करता कि कोमल के बगैर मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे की हालत देखते हुए मैंने उससे झूठ कहा कि मैं उसकी शादी कोमल से करवा दूंगी। मेरा बेटा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। उसे क्या पता था कि कोमल और उसके परिवार वालों को इस शहर से ही बाहर निकलवा दिया है। मेरा बेटा ठीक होते ही कोमल से मिलने चला गया, लेकिन फिर मायूस होकर घर वापस आ गया और मुझसे कहने लगा, माँ आप तो शादी के लिए मान गई हैं, लेकिन अब कोमल और उसका परिवार पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने मोहल्ले में भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता तो मुझे भी नहीं था कि वो लोग किस शहर में गए हैं। मेरा बेटा ये बात समझ गया कि अब कोमल उसे नहीं मिल पाएगी। फिर वो कुछ ही दिनों में विदेश चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। इधर मैंने कोमल की तलाश जारी रखी, क्योंकि आज अगर मैंने कोमल को अपनी बहू बनाया होता तो मेरा बेटा मेरे साथ होता, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैंने कोमल के रिश्तेदारों को भी बोल दिया कि कहीं अगर वो मिल जाए तो मुझे बताएं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं पता था। फिर मैं हर शनिवार बाबा के पास जाने लगी और प्रार्थना करने लगी। अपने किए पर बहुत पछतावा था मुझे। फिर भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे कोमल मिल गई। वो वहीं बैठकर भीख मांगा करती थी। उसकी जिम्मेदार मैं ही थी, क्योंकि जब मैंने कोमल से पूछा तो कहने लगी कि जब वो सब वहाँ से निकले थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था और कोमल ने अपने माँ बाप को खो दिया और कोमल को भी चोटें आईं, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गई। मैंने सोचा कि जिसमें मेरे बेटे की खुशी है अब मैं वही करूँगी। इसीलिए मैं कोमल को अपनी बहू बनाने के लिए घर लेकर आई। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी पवन से करवा दूंगी, लेकिन पवन की खुशी कोमल में थी, इसीलिए मैं पवन से तुम्हारी शादी नहीं कर सकी। और तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता दोबारा करवा दूंगी, वो भी बड़े और अमीर घर में। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। माँ जी की बात सुनकर मुझे कोमल के लिए बहुत दुख हुआ और खुशी इस बात की है कि मेरी सास मुझ जैसी गरीब लड़की के बारे में इतना सोचती हैं, वरना अब तक मुझे मेरे मायके भेज चुकी होती। मैं अब खुशी खुशी अपने सास की सेवा में लग गई और कोमल की देखभाल की जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर ले ली है, क्योंकि अब से मैं उसे अपनी छोटी बहन मान चुकी हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।